चारों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की तरफ लोगों का रुझान जा चुका है। प्रशांत किशोर यह अनुभव के तौर पर उन्हें चारों सीटों पर प्रत्याशी देने का काम किया। भले ही कोई एक दो सीट पर उन्हें जीत हासिल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज के कोई भी उम्मीदवार चारों सीटों में से किसी भी सीट पर, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे इमामगंज हो, या तरारी हो, या फिर रामगढ़ सीट हो, इन चारों सीटों में से किसी भी सीट पर उनके प्रत्याशी जीतने वाले हैं। हम पार्टी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्होंने अपने बहू को टिकट दे दिया, दीपा मांझी को। उन्होंने भी यह दिखा दिया कि हम परिवार से बाहर नहीं जा सकते। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। जैसा हम जानते हैं कि बिहार की राजनीतिक सेमीफाइनल यानी कि उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रही है। इमामगंज, तरारी, बेलागंज और रामगढ़ जैसे जगहों, 4 ऐसी जगहों पे उपचुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में परिवारवाद जो है एक मुख्य तौर पे एक बहुत ही बड़ा सियासी सवाल उठ चुका है कि क्या परिवारवाद उपचुनाव की लड़ाई लड़ रही है या फिर राजनीतिक पार्टियां अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ है संजीव। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उपचुनाव में परिवारवाद का फैक्टर जो है वो दिखाई दे रहा है, हावी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी लड़ाई में परिवारवाद जो है, जो परिवारवाद की साख जो है पूरे तरीके से दबदबा बनाए रखी है। तो क्या लगता है कि एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई होगी वो परिवारवाद से होके जाएगी या उनकी अपनी पार्टियों की लड़ाई बनेगी? देखिए, कल तक के भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड के मुखिया जो है नीतीश कुमार, वो लगातार परिवारवाद को लेकर के अपने मंचों से खुले तौर पर आरजेडी पर निशाना साधते हुए नजर आते थे और लालू परिवार को और खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद पार्टी को परिवारवाद और परिवार वाली पार्टी बोला जाता था एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों की तरफ से। जबकि एनडीए गठबंधन के अंदर खुद ब खुद चिराग पासवान की एलजेपीआर है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है ना, ऑलरेडी परिवार की विरासत को ये लोग संभालते आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार खुले मंच से लगातार लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को यह टारगेट करते आए हैं कि परिवारवाद की पार्टी है और जो भी इसमें नेता रहते हैं उनके आने वाले बच्चों को ही टिकट दिया जाता है। या फिर लालू प्रसाद यादव खुद अपने बच्चों को टिकट देकर यह हमेशा साबित करते आए हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। लेकिन हमारी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, इसमें परिवारवादी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार नीतीश कुमार ये बोलते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, बिहार में जब भी उनकी जनसभाएं हुई हैं, चुनाव को लेकर के चुनावी रैलियां हुई है, उस रैली में सीधे तौर पर मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह बोलते आए हैं कि बीजेपी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है ना। यहाँ छोटे से कार्यकर्ताओं को ही टिकट देकर के चुनाव लड़ा दिया जाता है, छोटे से कार्यकर्ता को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिसका उम्मीदवार मतलब कि जिसका उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में दिया गया है ना। तो लगातार जो बीजेपी दावा करते आती थी, जनता दल यूनाइटेड दावा करती थी, वो दावा इस बार के उपचुनाव में फूस साबित हो गई है और जेडीयू ने मनोरमा देवी को टिकट देकर के यह दिखा दिया है कि हम परिवारवाद से मतलब ऊपर नहीं उठ सकते हैं और परिवारवाद और मतलब कि परिवार के सदस्यों को मतलब कि जो ऑलरेडी पहले से इस पार्टी में जो नेता थे उनके परिवार के सदस्यों को टिकट देना हमारी मजबूरी हो गई है, जो काम राष्ट्रीय जनता दल कल तक करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी मतलब कि अपने जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दे करके यह साबित कर दिया है कि बिना हम परिवारवाद के आगे नहीं बढ़ सकते हैं और यह उन्होंने दिखा दिया है सुनील पांडे के बेटा विशाल पांडे को टिकट दे करके कि हम भी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस बार के उपचुनाव में आपने देखा होगा कि जितने भी प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक चारों सीटों पर बीजेपी की तरफ से या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ से गए, इसमें परिवारवाद की इस बार चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि न बीजेपी दूध के धुला हुआ दिखा, न ही जनता दल यूनाइटेड दूध का धुला हुआ दिखा। तो फिर हम हमला किस पर करें? तो परिवारवाद की टॉपिक ही बिहार से अब गायब हो चुकी है। अब रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी शुरू से अपने पुराने नेताओं को तवज्जो देती आई है, जिसका कारण है कि उनके आने वाले वंशज को भी टिकट दे देती है आरजेडी। जैसे सुधाकर सिंह के भाई जो हैं अजीत सिंह, उनके पिताजी ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद का, है ना, जगदानंद सिंह, उनके बेटा को टिकट दिया गया, उसको लेकर के सवाल काफी उठा। लेकिन वहीं आप देख लीजिए अशोक कुमार सिंह रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी का, है ना। तो बीजेपी और आरजेडी या फिर जेडीयू या फिर कल हम पार्टी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्होंने अपने बहू को टिकट दे दिया, दीपा मांझी को। उन्होंने भी यह दिखा दिया कि हम परिवार से बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। परिवारवाद का एक उदाहरण जीतन राम मांझी पहले से थे, अपने बेटा को पहली बार जब उन्होंने मंत्री बनाया, है ना, या फिर खुद ब खुद अपने समधिन को उन्होंने टिकट दिया, या फिर पहले से एलजेपीआर था
है ना, रामविलास पासवान के विरासत को संभाले चिराग पासवान। तो इस प्रकार से अब बीजेपी जेडीयू परिवारवाद को लेकर के हमला नहीं बोल सकती है और इसका उदाहरण दिख गया है। अब रही बात इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कौन भारी पड़ने वाला है, तो आप पे ग्राउंड की स्थिति को जाकर के देखिए और वहां की स्थिति ऐसी बनी हुई है। कल तो चुनाव होने वाला है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ऐसी हो गई है कि चारों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की तरफ लोगों का रुझान जा चुका है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर मानना है कि तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि ये चारों सीट सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यही मतलब कि चारों सीट यह तय करेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन। इन चारों सीटों पर हार जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, लेकिन लोग अपना रुझान दिखाएंगे कि हमारा रुझान किसके प्रति है सीधे। तो जैसा आपने परिवारवाद पर चर्चा किया, हम चाहे बात करें जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हो या जगनानंद सिंह के एक और बेटे अजीत सिंह या फिर सुनील पांडे जो बाहुबली माने जाते हैं उनके बेटे विशाल पांडे, प्रशांत किशोर जो है परिवारवाद से काफी अलग दिखाई दे रहे, जनसुराज की एक मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रहे। तो चारों जगहों पे जो उन्होंने अपनी उम्मीदवार उतारे हैं वो परिवारवाद से बिल्कुल अलग है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि प्रशांत किशोर कहां तक जाएंगे? देखिए, सीधे तौर पर प्रशांत किशोर जब बिहार में जब उन्होंने प्रवेश लिया और जब जनसुराज करके उन्होंने अपना मतलब स्लोगन दिया और उसके तहत जब गांव-गांव भ्रमण करना उन्होंने शुरू किया, तो सीधे तौर पर उनकी पहले मतलब जो भी जनसभाएं हुआ करती थी मतलब कि पैदल यात्रा के दौरान उन तमाम जनसभाओं में वो कहते आए हैं कि बिहार को जातिवाद से हमें बाहर निकालना है, जातिवाद से मुक्त करना है, परिवारवाद से मुक्त करना है। मतलब कि सिंहासन पे जो व्यक्ति बैठ गया उसी का वंशज और उसी का आने वाला पीढ़ी नहीं बैठेगा। एक गरीब का बेटा भी बैठ सकता है ना, एक आम व्यक्ति भी बैठ सकता है, वो कोई भी हो सकता है ना। तो सिंहासन जो है वो परिवार मतलब कि जिसका कब्जा है उसी का नहीं है, आम व्यक्ति के लिए हम सिंहासन रखना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर लगातार इस चीज़ पर फोकस करते आए हैं कि बिहार से जातिवाद को खत्म करना है। मतलब कि बिहार जातिवाद को लेकर के काफ़ी बदनाम है, तो इस छवि से बिहार को सबसे पहले हम मतलब बाहर निकालने का काम करेंगे। इसी और परिवारवाद को लेकर के लगातार प्रशांत किशोर बोलते आए हैं। इसी को लेकर के प्रशांत किशोर ने जो चारों सीटों पर अपना उम्मीदवार उन्होंने देने का काम किया है, वो उनके परिवार के मतलब कि उनके पिताजी, दादाजी या फिर चाचा, कोई ना विधायक है ना कोई सांसद है, मतलब कि एकदम फ्रेश कैंडिडेट उन्होंने देने का काम किया और ये संदेश देने का काम किया है कि परिवारवाद से हम अलग हट करके अपने प्रत्याशियों को हमने चयन किया है और चुनावी मैदान में हमने उतारने का काम किया है। अब जनता के हाथ में है कि वो क्या कुछ करने वाली है। अब जनसुराज के तरफ से देखिए प्रशांत किशोर ने काफ़ी मेहनत किया है और जब से मतलब कि चुनावी शंखनाद हुआ है तब से प्रशांत किशोर मतलब रातों दिन कैंप कर रहे हैं चारों विधानसभा क्षेत्रों में। उनके इतना मतलब हम कह लें कि इन चारों विधानसभा पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके इतना कोई भी नेता मेहनत नहीं किया है अभी तक, सच्चाई यही है। लेकिन मेहनत का फल क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा कि नहीं, ये मतलब कि कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। और 23 नवंबर का इंतजार कीजिए, 23 नवंबर को क्या रुझान आता है प्रशांत किशोर के तरफ। लोगों का जो आकर्षण था, क्या वह आकर्षण वोटों में तब्दील हो पाया है कि नहीं, वो 23 नवंबर को पता चल जाएगा सीधे। संजीव, आपसे एक जानना चाहेंगे सवाल कि आपने बताया प्रशांत किशोर परिवारवाद और जातिवाद से हटकर बिहार की राजनीति में अपनी सत्ता में अपनी कदम जमाना चाहते हैं, पर ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने 2 बार अपने उम्मीदवार बदले और कहा जा रहा है कि चारों जगहों पे जातिवाद को एक मेजर फैक्टर और नजर में रखते हुए उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। भले परिवारवाद से नहीं खेल रहे पर जातिवाद से वो सीधे तौर पर खेल रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर हम बात करें ना अगर प्रशांत किशोर की तरफ से, तो बिहार की ये सच्चाई है और बिहार से जाति मतलब जाति नहीं है, ये भी एक हकीकत है। और प्रशांत किशोर इस बात को आते आते जब मतलब कि आपने देखा होगा कि काफ़ी मतलब कि बापू सभागार में उन्होंने काफ़ी मतलब कि लोगों को बुला करके एकत्रित करके अपने पार्टी को लेकर के काफ़ी मजबूती दिखाने का वो प्रयास किए। फिर उन्होंने वेटनरी ग्राउंड से पार्टी बनाने का ऐलान किया। तो उस जगह पर भी और उस सभा में भी प्रशांत किशोर यह बोले कि जिसकी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मतलब कि जिस जाति की जितनी संख्या है उसका उतना हर एक क्षेत्र में हम मतलब कि उसकी भागीदारी देने का काम करेंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो प्रशांत किशोर राजनीति जो है मतलब रणनीति के साथ होती है और रणनीति के साथ करने में प्रशांत किशोर माहिर हैं। और प्रशांत किशोर लगातार अपने जीवन में जब से वो मतलब कि कोई काम किए हैं तो राजनीति के क्षेत्र में ही उन्होंने किया है। अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया और उनको सफलता भी मिली है। अब उस सफलता को, अब उस अनुभव को बिहार में वो भुनाना चाह रहे हैं और भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कि टिकट देने से पहले सब पार्टी ये देखती है कि किस जाति की संख्या अधिक है,
है ना, किस लीडर का वर्चस्व ज्यादा है, किसको हम टिकट देंगे तो वहां से सीट निकाल सकता है, इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। तो प्रशांत किशोर ने भी उन सभी चीजों का ध्यान रखा है, ख्याल रखा है। लेकिन प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर कहना था, देखिए टिकट देना तो किसी भी जाति से तो देना ही होगा, तो व्यक्ति जो भी बिहार का हो तो किसी न किसी जाति से संबंध रखता ही है। तो उनका सीधे तौर पर मानना था कि परिवारवादी लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, है ना, फ्रेश लोगों को हम टिकट देने का काम कर उन्होंने दिया है। तो जैसा हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर 10 साल की विजन लेके चलते, 2 साल पदयात्रा पे निकले। ऐसे में उन्हें कई तरीके की जो है आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, बीजेपी हो या फिर राजद। एक व्यापारी है, वो टेंट वाले हैं, ये सब शब्दों का उपयोग प्रशांत किशोर के लिए किया गया। तो क्या लगता है कि ये 2 साल की पदयात्रा उपचुनाव में कहां तक उनके लिए सफलता के साथ चलेगी? देखिए मतलब मेहनत बेकार नहीं जाता है, और प्रशांत किशोर को काफ़ी लोगों ने, उनके तमाम आसपास रहने वाले लोग जो लगातार कदम से कदम मिला करके प्रशांत किशोर के साथ शुरू से चलते आए हैं, उन लोगों ने मना किया कि उपचुनाव में आप प्रत्याशी नहीं दीजिए। ये बात प्रशांत किशोर खुद ब खुद बोल रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर माने नहीं और चारों सीट पर उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और उनके प्रत्याशी अब जो है मतलब उम्मीदवार के रूप में अब क्षेत्र में उतरे भी, और काफ़ी चारों प्रत्याशी की तरफ से मेहनत भी किया गया। प्रशांत किशोर ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पार्टी जन सुराज और मेरे प्रति जो लोगों का, बिहार की जनता का जो आकर्षण है, क्या वह आकर्षण मेरे लिए और जन सुराज के लिए प्रत्याशियों के जरिए क्या वोट बैंक में तब्दील हो पाती है या नहीं। वो देखना चाहते हैं कि चारों सीटों पर हमारे जन सुराज के प्रत्याशी को कितना मत मिलता है। उससे यह अंदाजा लगाएंगे कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारी स्थिति क्या रहने वाली है, हमारी कमी कहाँ रह गई, उस कमी को ताकि हम सुधार सके। तो यह जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उन्होंने लिया, और चारों सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार इसलिए दिया है कि जीत हार अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे प्रति कितने वोट बैंक मतलब कि ट्रांसफर हो पाता है, इस चीज़ को हम देखें, और उस कमी को आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाला है, उससे पहले हम उस पर काम करें और उसको सुधार सके, ताकि 2025 में इस अनुभव को हम भजा सके अच्छी तरह से। तो प्रशांत किशोर भले ही दावा कर रहे हैं कि चारों सीटों पर हमारी जीत है, लेकिन इंटरनली बात यह है कि वह अनुभव लेना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि जो लोग जन सुराज कर रहे हैं, क्या वो लोग वोट दे पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो प्रशांत किशोर यह अनुभव के तौर पर उन्हें चारों सीटों पर प्रत्याशी देने का काम किया। भले ही कोई 1-2 सीट पर उन्हें जीत हासिल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जन सुराज के कोई भी उम्मीदवार चारों सीटों में से किसी भी सीट पर, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे इमामगंज हो, या तरारी हो, या फिर रामगढ़ सीट हो, इन चारों सीटों में से किसी भी सीट पर उनके प्रत्याशी जीतने वाले हैं। भले ही कहा जा रहा है, या फिर हम ग्राउंड की बात करें तो रामगढ़ में काफ़ी अच्छा स्थिति बन चुकी है प्रशांत किशोर के पार्टी की, क्योंकि कल तक कहा जाता था तरारी में मतलब किरण सिंह के तरफ लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान है, लेकिन अभी की स्थिति जो है, कल तो वोटिंग होने वाला है, उससे पहले की अगर स्थिति की हम बात करें तो रामगढ़ में जन सुराज के तरफ पूरी तरह से माहौल बना हुआ है, और वहाँ एकजुट हो करके सभी समाज के लोग ये सोच रहे हैं, ये उनका मानना है कि नहीं, यहाँ से जन सुराज को वोट देना है। और जो वहाँ से प्रत्याशी हैं उनके सुशील सिंह कुशवाहा, उनके प्रति लोग लामबद्ध हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर राजपूत समाज 2 भागों में बढ़ चुका है ना। जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण भूमियार, वो बढ़ चुके हैं, बटे नहीं। इसको कहिए कि 100% जन सुराज के साथ हैं। प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ब्राह्मण भूमियार समाज के बड़े बड़े नेताओं को बुला करके पटना में उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की। भले ही उनको लगा कि लोगों तक ये बात नहीं जाएगी, लेकिन मीडिया में बातें कहीं से ना कहीं से आ ही गई, और उन्होंने मदद मांगने का काम किया। उनका सीधे तौर पर कहना था, मतलब कि ये लोग बात मतलब मीडिया में बात आई बाद में कि ब्राह्मण भूमियार समाज अगर मुझे मदद नहीं करेगा, है ना, जिस समाज से मैं संबंध रखता हूं, तो दूसरा समाज हमें क्या मदद करेगा, है ना। तो अपना शक्ति दिखाने का काम करना है कि चलिए हम प्रशांत किशोर के साथ हैं, जन सुराज के साथ है, भले ही हमारे उम्मीदवारों की जीत हार हो या नहीं हो। तो रामगढ़ में मतलब कि एक तरफा वोट पड़ने वाला है, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो जन सुराज को देने वाले हैं रामगढ़ में खास करके। और वहां पर रही बात राजपूत का, स्वर्ण समाज में, तो राजपूत 2 भागों में बट गया है। एक भाग आरजेडी के साथ जाने वाला है, एक भाग मतलब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, जो अशोक कुमार सिंह वहां से प्रत्याशी हैं उनके साथ जाने वाले हैं। यादव समाज भी 2 भागों में बट गया है वहां पर रामगढ़ में, क्योंकि बसपा की तरफ से मायावती ने यादव जाति के उम्मीदवार को उतार दिया है ना। तो यादव जाति भी एक जो उसका तबका है, वो मतलब कि सुधाकर सिंह के भाई जो अजीत कुमार सिंह है, जो वहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनको वोट करेगी। और एक तबका जो है वो अपने समाज के उम्मीदवार, मतलब जाति के उम्मीदवार को देख करके बसपा को वोट करेगी। तो यादव वोट बैंक में भी वहाँ पर बिखराव होने वाला। रहा बात मुस्लिम की, तो मुस्लिम वोट बैंक में कुछ मुस्लिम आरजेडी के साथ जाएंगे, कुछ मुस्लिम जन सुराज के साथ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। जैसा कि आपने सुना कि बिहार से जाति अभी तक गई नहीं है, परिवारवाद भी जो है पूरे राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ के बन चुका है।
फिर चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या सीधे तौर पे राजद, परिवारवाद के साथ खेल रही है और राजनीतिक तौर पे उपचुनाव में परिवारवाद एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर बन चुका है। तो 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसकी जीत होती है। क्या राजद 3 सीटों पे अपनी जीत बरकरार रखेगी या एनडीए कुछ कर पाएगी या प्रशांत किशोर कहां तक जा पाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।